नमस्कार भाई सभी को। इसी प्रकार से आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप जुड़ सकते हैं। संकल्प कोचिंग गंगानगर के ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बहुत सारे विद्यार्थी उसके अंदर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बनाना चाहते हो और नए राजस्थान जीके को एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच में अभी आप जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उस बैच के अंदर जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस करंट जीके पूरा जो है वो डिटेल के अंदर आपको पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। तो ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी जाइए संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर और नाम मात्र के शुल्क में आप वहां पर मेरे साथ राजस्थान जीके के जिला दर्शन के बैच में आप जुड़ सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बोल दीजिए। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। आ जाओ जल्दी से लाइव, फिर आगे अपने शुरू करते हैं। जोधपुर ग्रामीण शहर अपने पूरा पढ़ लिया था। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं नया जिला जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर शहर भी नया जिला है, जोधपुर ग्रामीण भी नया जिला है। ये मानचित्र जोधपुर ग्रामीण का है और बीच में जो ये भाग है ना, ये जोधपुर शहर का है। ठीक है, जोधपुर शहर के चारों ओर फैला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो जोधपुर ग्रामीण है। तो इसी जोधपुर ग्रामीण जिले के बारे में आज अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सारे लाइव, फिर अपने जोधपुर ग्रामीण जो जिला है इसको अपने शुरू करते हैं और इसके मानचित्र के बारे में अपने पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये जोधपुर शहर है, इसके चारों ओर ये जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर ग्रामीण का मेन जिला मुख्यालय जोधपुर शहर के अंदर ही है, अलग से कोई जिला मुख्यालय नहीं है। जोधपुर ग्रामीण की मुख्य अगर तहसीलों की बात करें तो एक तो इसकी यहाँ पर तहसील है तिंवरी, और तिंवरी के ठीक ऊपर यहाँ पर है ओसियां। ठीक है, ये जोधपुर ग्रामीण की तहसील बता रहा हूँ। जोधपुर शहर बीच में अलग हो गया, तिंवरी है, ओसिया है। ओसिया के जस्ट पास में यहाँ पर आता है चामू, है ना। चोमू अलग है, चोमू जो है ना वो जयपुर ग्रामीण में, और चामू यहाँ जोधपुर ग्रामीण के अंदर, ये चामू है। चामू के पास में यहाँ पर है सेंखला, या इसको संखला भी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में सेंखला है। इसी के पास में यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण की तहसील आती है शेरगढ़। अब देखो, शेरगढ़ तीन हो गए ना, शेरगढ़ बारां में भी है, शेरगढ़ धौलपुर में भी है, शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में भी है। तो यहाँ पर ये शेरगढ़ है। शेरगढ़ के बिल्कुल पास में यहाँ पर है बालेसर। ऊर्जा वाला जब अपने टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें बालेसर का जिक्र आता है ना, सौर ऊर्जा संचालित अपना पहला फ्रीज बालेसर। तो वो बालेसर कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में है। बालेसर के दक्षिण में यहाँ पर है जंवर, जंवर है, और जंवर के दक्षिण में यहाँ पर है लूणी, लूणी नदी भी है, और जोधपुर ग्रामीण की लूणी तहसील भी है। उसी लूणी के जस्ट पास में यहाँ पर है कुंडी बगतासनी, कुंडी बगतासनी। अब अगर जोधपुर ग्रामीण का कोई मूल निवासी है तो थोड़ा बताना, ये कुंडी बगतासनी है या कुंडी बगतासनी, क्योंकि किताबों में अलग अलग है, कईयों में कुंडी बगतासनी भी है, कईयों में कुंडी बगतासनी भी है। और उसी के पास में यहाँ पर तहसील पड़ती है बिलाड़ा। कौन सी है, बिलाड़ा है। बिलाड़ा के उत्तर में यहाँ पर है पिपाड़ सिटी, पिपाड़ सिटी है। और पिपाड़ सिटी के उत्तर में यहाँ पर है भोपालगढ़। सफेद सीमेंट का जब अपने पढ़ते हैं तो भोपालगढ़ का अपने जिक्र लेते हैं, खारिया खंगार वगैरह सफेद सीमेंट के कारखाने हैं ना। उसी के पास में यहाँ पर तहसील आती है बावड़ी। कौन सी है, बावड़ी है। ये जोधपुर ग्रामीण की मुख्य तहसीलों के नाम है, ये जोधपुर ग्रामीण की मुख्य तहसीलें हैं। और मुझे ये लगता है कि जोधपुर ग्रामीण में जितने भी तहसीलों के, जितने भी शहरों के हमने नाम लिखे हैं, सारे नाम प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं।
ठीक है, तो सारी जगहों के नाम याद रखो और ये अच्छे से याद रखो कि ये जोधपुर ग्रामीण में है। कई बार तो जगह के नाम का ही सीधा सा प्रश्न आ जाता है, पर्यटक स्थल के नाम का, है ना। जैसे जंवर पर्यटक स्थल किस जिले में है, शेरगढ़ पर्यटक स्थल कहाँ पर है, चामू और चोमू, है ना। चोमू जयपुर ग्रामीण में है, चामू जोधपुर ग्रामीण में है। तो इस प्रकार के कई बार जगह विशेष के प्रश्न सीधे से आ जाते हैं। अब तो नए जिले बन गए, तो जगहों को लेकर तो वैसे भी अब जो बात है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई। तो ढंग से याद कीजिएगा। जोधपुर ग्रामीण की तहसीलें देखो कौन कौन सी, तीवरी, ओसियां, चामू, सेंखला, शेरगढ़, बालेसर, जंवर, लूणी, कुड़ी, बकतासनी, बिलाड़ा, पिपाड़ सिटी, भोपालगढ़, बावड़ी, ये सारी जोधपुर ग्रामीण की मुख्य तहसीलें हैं। अब इसके अंदर जीके के जो मेन मेन फैक्ट है वो क्या क्या है, उनके ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, नक्शे को थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेन मेन फैक्ट अपने को जीके के हिसाब से पढ़ते, देखो शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ के बारे में जब अपने लोक देवी देवता पढ़ते हैं तो आपके सामने नाम आता है वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव राठौड़ का ठिकाना शेरगढ़ ही था। अब वीरमदेव राठौड़ कौन थे, तो लोक देवता तल्लीनाथ के पिता थे। लोक देवता तल्लीनाथ के पिता थे वीरमदेव राठौड़। उनका जो मेन ठिकाना था वो कौन सा था, शेरगढ़ था, जो कहाँ आता है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। उसके बाद अगर अपने बात करें तीवरी की, बड़ा काम का है, ढंग से याद कीजिएगा। तीवरी जो है ना, यहां पर अपने राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क है। राजस्थान का पहला मसाला पार्क इसी तीवरी तहसील में है। जगह का नाम है रामपुरा भाटिया। रामपुरा भाटिया, जहां पर अपने राज्य का प्रथम मसाला पार्क है। और याद रखो, राज्य का दूसरा मसाला पार्क, राज्य का दूसरा जो मसाला पार्क है, यानी कि इसको अपने स्पाइस पार्क भी कह सकते हैं, वो रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। राज्य का दूसरा मसाला पार्क, और पहला मसाला पार्क जो है, हाँ, जोधपुर शहर की जो तहसील है ना, अभी इसके अंदर मैं जब बताऊंगा तो जोधपुर शहर के अंदर मुख्य 3 तहसीलें आती है। कौन कौन सी आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, ये मेन जोधपुर शहर की 2 तहसील हैं। उसके अलावा मंडोर वाला क्षेत्र भी जोधपुर शहर का ही है। तो जोधपुर शहर के अंदर मेन बड़ी तहसीलें ये 3 ही आती है, बाकी सारी जोधपुर ग्रामीण की है, ठीक है। तो तीवरी के अंदर रामपुरा भाटिया है, वहां पर अपने राज्य का प्रथम मसाला पार्क है। अब देखो ओसियां की बात करें, एक तो ओसियां का अगर अपनी बात करें प्राचीन नाम, जैन जो साहित्य ग्रंथ है उनके अंदर ओसियां का प्राचीन नाम मिलता है उपकेश पटन। उपकेश पटन, ये ओसिया का प्राचीन नाम मिलता है। जैन साहित्य जो है ना उसके अंदर इसका ये नाम लिखा गया उपकेश पटन, ये ओसिया का प्राचीन नाम है। और इसी ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, ओसिया को कहा जाता है। और ये ओसिया जो है यहाँ पर फेमस एक हरिहर मंदिर बना हुआ है। हरिहर मंदिर बना हुआ है ना गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में। और ये किस शैली में बना है, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, पंचायतन शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें मेन भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो इस मंदिर में विराजमान है, हरिहर मंदिर के अंदर। और एक इसी ओसिया के अंदर फेमस अपने राजस्थान का सूर्य मंदिर भी है। राजस्थान का फेमस सूर्य मंदिर भी ओसिया के अंदर ही है। और खास बात है, सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। राजस्थान का ब्लैक पेगोडा, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा सूर्य मंदिर ओसिया को कहा जाता है। और हरिहर मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना है, और जहां पर जिसमें मेन भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो विराजमान मानी जाती है। और इसी ओसिया के अंदर याद रखो महावीर स्वामी जी का भी मंदिर है। महावीर
स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ पर सचिया माता का भी मंदिर है, आगे अपने पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे उनके बारे में। तो ओसिया का सबसे पुराना नाम उपकेश पटन जैन साहित्यों में मिलता है, और ओसिया को ही राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें भोपालगढ़, तो भोपालगढ़ का नाम आता है सफेद सीमेंट कारखाने में। राजस्थान का एक सफेद सीमेंट जो कारखाना है वो भोपालगढ़ में स्थित है। और एक ना अपने राजस्थान में भोपाल सागर भी है। भोपाल सागर जो है ना वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहां पर अगर आपको याद हो तो राज्य की प्रथम शुगर मिल स्थापित हुई थी, है ना, दी मेवाड़ शुगर मिल, तो वो भोपाल सागर था चित्तौड़गढ़ में। और भोपालगढ़ जोधपुर ग्रामीण में है, जहां पर अपने राज्य का सफेद सीमेंट का एक कारखाना स्थापित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें बिलाड़ा की, तो बिलाड़ा जो है यहाँ पर एक तो आई माता का मंदिर बना हुआ है, फेमस है, यहाँ पर एग्जाम के अंदर भी खूब आता है। आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। यहाँ पर एक फेमस मेला लगता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, कापरड़ा का मेला। कापरड़ा का मेला जो है वो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण का फेमस है। और यहाँ पर बूच कला शिलालेख, बूच कला शिलालेख जो है वो भी यहीं पर है। अगर आपको पहले इतिहास थोड़ा पढ़ा है, आपको याद है, तो आप थोड़ा कमेंट करके बताना कि बूच कला शिलालेख किससे संबंधित है, क्या इसके अंदर मेन चीजें मिलती है। बाकी डिटेल में तो मैं आपको बता ही दूंगा। और इसी बिलाड़ा में सबसे मेन जो चीज आपको याद करनी है, याद रखना, यहां पर मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है। मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिलाड़ा में है। और बिलाड़ा में मेन जगह का जो नाम है वो है केरू। मेन जगह का नाम क्या है? केरू है, जहां पर मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है। अपने जो राज्य का मेन अश्व अनुसंधान केंद्र है ना, वो तो अपना जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। लेकिन याद रखना, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बिलाड़ा केरू के अंदर है मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र। और कापरड़ा का मेला भी बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर लगता है, ये भी याद रखिएगा। और जो लूणी तहसील है ना, यहीं पर तो खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। कब लगता है बताओ कमेंट करके। अभय सिंह के शासनकाल में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, भादर शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जोधपुर ग्रामीण में लगता है। किस तहसील में? लूणी तहसील में। यहाँ पर ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और बालेसर की बात करें तो बालेसर के अंदर, राजस्थान के अंदर, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित यहां पर क्या है बताओ? रेफ्रिजरेटर है या फ्रीज है? तो सौर ऊर्जा से संचालित यहां पर क्या है? फ्रीज है। बालेसर जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। तो ये जोधपुर ग्रामीण की तहसीलों के मेन फैक्ट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न खूब आते हैं, देखिएगा। अगर अपने ओसिया की बात करें तो ओसिया का प्राचीन नाम जैन साहित्यों में क्या मिलता है? उपकेश पटन मिलता है। और ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वरी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध हरिहर मंदिर भी है, जिसके अंदर मेन भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। सूर्य मंदिर भी यहीं पर है ओसिया में, जिसको राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। यहाँ पर सचिया माता जी का मंदिर भी है, और यहाँ पर महावीर स्वामी जी का भी मंदिर है। तिवरी तहसील की बात करें तो तिवरी तहसील में राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क या स्पाइस पार्क है। जगह का नाम है रामपुरा भाटिया, है ना। और प्रथम जो मसाला पार्क, दूसरा जो मसाला पार्क है वो रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। और जो तिवरी है ना, यहीं की अपने राजस्थान के अंदर कहते हैं कि लाल मिर्च भी फेमस है, मथानिया की है ना, तो वो इसी तहसील के आसपास में मथानिया पड़ता है, जहाँ की लाल मिर्च फेमस है। लूणी तहसील की बात करें तो लूणी तहसील में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, खेजड़ली वृक्ष मेला, भाद्र शुक्ला दशमी को। बिलाड़ा तहसील की बात करें तो याद रखना, यहाँ पर फेमस मेन है आई माता जी का मंदिर। और एक फैक्ट याद कर लेना, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है, और मेन जगह का नाम है केरू। अगर केरू ऑप्शन में ना आए तो बिलाड़ा जो है
वो ऑप्शन में होगा, वहां पर अपना मारवाड़ असव अनुसंधान केंद्र है। राज्य असव अनुसंधान केंद्र जो मेन है वो जोहड़बीड़ वाला है, लेकिन मारवाड़ के नाम का प्रश्न आ जाए तो बिलाड़ा केरू जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ वीरमदेव राठौड़ का मुख्य ये ठिकाना हुआ करता था। वीरमदेव राठौड़ कौन, जो तल्लीनाथ जी के पिता थे। तल्लीनाथ जी जिनको अपने लोग देवताओं के अंदर इनके बारे में अपने खूब इनकी चर्चा करते हैं। बालेसर की बात करें तो बालेसर के अंदर सौर ऊर्जा संचालित अपने राजस्थान का फ्रीज है। तो ये जोधपुर ग्रामीण की मुख्य तहसीलों की बात है। और जोधपुर ग्रामीण हमारे राज्य का एक नवीनतम जिला है जो जोधपुर शहर जिले के चारों ओर ये फैला हुआ है। तो इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट तो शायद ऐप के अंदर लिया नहीं जाएगा, एक बार आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हो। कोई लिखे हुए अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई साफ आपको नहीं दिख रहा तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं दोबारा आपको बोल कर या जूम करके दिखा दूंगा। फिर आगे अपने कंटिन्यू करते हैं इसको। एक कल संडे को एग्जाम भी है क्या आप में से किसी का? अगर कल आपका किसी का एग्जाम है तो भी एग्जाम के लिए सबको ऑल दी बेस्ट। ज़्यादा इतनी टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम देना, ज़्यादा इतना सोचना मत, और बस अपना 100% देकर आने का प्रयास करना। बाकी ऊपर वाले के हाथ में डोर छोड़ देना। ऊपर वाला कभी भी अपने बेटे बेटियों का कभी बुरा नहीं करता है ना, क्योंकि अपने सब जानते हैं कि माता पिता कभी भी अपने संतानों का कभी बुरा नहीं सोचते। तो ऊपर वाला तो सबका माई बाप है, तो वो क्यों हमारा कभी बुरा सोचेगा। जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये बात हमें बहुत आगे जाकर महसूस होती है, लेकिन उसी टाइम हम उस बात को नेगेटिव ले जाते हैं। तो कभी नेगेटिव मत रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और एक बात को दिमाग में रखिए कि हमारा जो सबका माई बाप है वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेगा। जो करेगा हमारे लिए वो अच्छा ही करेगा। हो सकता है इस टाइम वो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा दुख दे हो, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगी कि हाँ वो जो हुआ था वो बढ़िया के लिए हुआ था। तो हमेशा जो होता है वो बढ़िया के लिए होता है। कभी नेगेटिव मत रहो, बस पॉजिटिव सोचते रहो। और एग्ज़ाम है तो ऑल दी बेस्ट भाई सभी को। भगवान आप सबके सपने को की बार पूरा करे। इस वर्ष आप सभी का गवर्नमेंट जॉब के अंदर अच्छे से आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, सूचना सहायक का भी है और सी टेट का भी है, 2 एग्जाम है कल। ठीक है, बाकी देखो चलो अपने आगे चलते हैं। ये जोधपुर ग्रामीण के मानचित्र के बारे में पढ़ लिया। अब अपने इसकी डिटेल शुरू करते हैं। देखो पहले अपने पढ़ते हैं जोधपुर ग्रामीण जिले का जो सामान्य परिचय है। ठीक, अब पहले तो ये बताओ जो राजस्थान में 19 नए जिले बने थे, उन 19 जिलों के अंदर जोधपुर ग्रामीण है या नहीं है ना। इसका मतलब ये भी नया जिला है। तो नया जिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बातें तो कॉमन है नए जिलों के अंदर। यूट्यूब के ऊपर भी मैं बताता हूं, यहां पर भी बता रहा हूं। जैसे जितने भी नए जिले हैं उनको बनाने की घोषणा, जिला बनाने की घोषणा। आप जल्दी से कमेंट करके वो दिन और वर्ष बताते रहो, एक ही साथ हुई थी। जितने भी नए जिले हैं उन सभी को मंत्रिमंडल की मंजूरी एक ही दिन मिली थी। जितने भी नए जिले हैं उन सब की अंतिम अधिसूचना एक ही दिन जारी हुई थी। और जितने भी नए जिले हैं उन सब का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया गया था। अब ये दिन कौन सा था वो आपको अच्छे से याद होगा, जल्दी से कमेंट करके छोड़ दो। अब नए जिले बनाए जाने की घोषणा कब की है? 17 मार्च 2023 की है। ठीक है, मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी? 4 अगस्त 2023 को मिली थी। अंतिम अधिसूचना कब जारी हुई सरकार के द्वारा? तो 6 अगस्त 2023 को अंतिम अधिसूचना जारी की गई। और जितने भी नए जिले हैं उन सब का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त 2023 को
जितने भी नए जिले हैं उन सब का स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है। अब अन्य अगर बात करें तो जोधपुर ग्रामीण जिले का उद्घाटनकर्ता कौन था? करंट जीके के हिसाब से प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग। कौन थे? डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर ग्रामीण जिले के उद्घाटनकर्ता थे। कौन थे? डॉक्टर सुभाष गर्ग। आप मुझे ये बता दो कि उस समय सुभाष गर्ग जो थे वो किस पद पर थे? है ना, उस समय हमारे वो शिक्षा मंत्री थे, यानी कि तत्कालीन अपने ये कह सकते हैं वो क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने जोधपुर ग्रामीण जिले का उद्घाटन किया था। शिक्षा मंत्री वो शिक्षा मंत्री नहीं थे, आप इसमें मेंशन कर लेना, ये जो है ना ये तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर सुभाष गर्ग, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और अगर अपने बात करें, अब देखो अगले पेज पर जाता हूँ, अगले पेज पर वो उपखंड और तहसील जो है ना वो थोड़ा ज्यादा आएगा। तो यहां तक समझ आ गया। अब देखो अन्य अगर अपने बात करें तो जोधपुर ग्रामीण जिले के जो मुख्य उपखंड है, अब समझिएगा जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण में आपको फर्क पता चल जाएगा कि उपखंड इसके कौन कौन से हैं। देखिएगा, एक तो इसमें उपखंड है जोधपुर उत्तर। अब इस जोधपुर उत्तर का जो भाग है ना वो कुछ भाग जोधपुर शहर जिले में भी आता है। और एक इसका उपखंड है जोधपुर दक्षिण। ठीक है, इसका जो भाग है वो भी जोधपुर शहर जिले के अंतर्गत भी आता है, ये इसका भी उपखंड है। इसके अलावा लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर। ठीक है, ये जोधपुर ग्रामीण के मुख्य के क्या हो गए? 10 उपखंड हो गए। अब इन उपखंडों में तहसील कौन कौन सी आती है देखिएगा। अब देखो तहसील की बात करें, जोधपुर उत्तर जो है ना, इस जोधपुर उत्तर का वह भाग जो नगर निगम निगम के अंतर्गत आता है उसको छोड़कर शेष समस्त भाग, क्या समझे आप? नगर निगम का मतलब है जो शहर के अंतर्गत इसका जो भाग आता है उसको छोड़कर बाकी का जितना भी भाग है जोधपुर उत्तर का वो सारा का सारा जोधपुर ग्रामीण जिले का है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है। जोधपुर दक्षिण का वह भाग जो नगर निगम के अंतर्गत आता है उसको छोड़कर शेष समस्त जो भाग है वो जोधपुर ग्रामीण का है। इसका मतलब ये दोनों तहसीलें, कुछ इन दोनों का भाग जोधपुर शहर में भी है और कुछ दोनों तहसीलों का भाग जोधपुर ग्रामीण में भी है। जोधपुर शहर में कौन सा आएगा? जो नगर निगम के अंतर्गत जितना एरिया आएगा वो शहर का होगा, और नगर निगम के अंतर्गत जो नहीं आएगा वो सारा एरिया किसका होगा? तो वो अपना इसका जोधपुर ग्रामीण का हो जाएगा। और इसी उपखंड के अंतर्गत तहसील आती है कुड़ी भक्तासनी। कुड़ी भक्तासनी, यानी कि एक तहसील हो गई जोधपुर उत्तर, एक तहसील होगी जोधपुर दक्षिण, और एक तहसील होगी कुड़ी भक्तासनी। कुड़ी भक्तासनी जो है ना वो जोधपुर दक्षिण का जो उपखंड है उसी के अंदर ये कुड़ी भक्तासनी तहसील का जो एरिया है वो आता है। समझ रहे हो ना? उसके बाद देखो
लूणी जो है ना, इस उपखंड के अंतर्गत एक तो लूणी तहसील आती है और एक इसी के अंतर्गत याद रखो जवर तहसील आती है। ये दो तहसीलें जो है ये किस उपखंड में आती है? लूणी उपखंड में आती है। लूणी और जवर। कौन सी? लूणी नदी पर झरना लगा दो। लूणी झरना नहीं, जवर। लूणी और जवर, लूणी और जवर। ठीक है। उसके बाद देखो बिलाड़ा जो उपखंड है, इसके अंतर्गत आने वाली जो तहसील है वो भी कौन सी है? बिलाड़ा ही है। बिलाड़ा उपखंड में तहसील कौन सी आती है? बिलाड़ा ही आती है, दूसरी इसमें कोई तहसील नहीं आती। भोपालगढ़ के अंदर भी केवल भोपालगढ़ एक ही तहसील आती है। ठीक। पीपाड़ सिटी के अंदर भी केवल एक ही तहसील आती है, पीपाड़ सिटी। यानी कि ये उपखंड भी है और ये तहसील भी है, इसके अंदर केवल एक एक ही आती है। अब जो ओसियां उपखंड है ना, इस ओसियां उपखंड में दो तहसीलें आती है, याद रखो। एक तो आती है ओसियां और एक आती है तिंवरी। कौन कौन सी? ओसियां और तिंवरी। ये दोनों तहसीलें किस उपखंड की है? ओसियां उपखंड की है। ओसियां और तिंवरी। समझ में आ गया? उसके बाद में बावड़ी उपखंड में बावड़ी एक ही तहसील आती है और शेरगढ़ उपखंड में केवल एक ही तहसील आती है, शेरगढ़ तहसील। बावड़ी में बावड़ी, शेरगढ़ में शेरगढ़। बालेसर जो उपखंड है उसमें तीन तहसीलें आती है, बालेसर, सेंखला और चामू। बालेसर, सेंखला और चामू, ये जोधपुर ग्रामीण की मुख्य तहसीलें हैं। इसका मतलब उपखंड 10 है और तहसीलों की संख्या अगर आप काउंट करोगे तो 15 है। ठीक है। अब बात को समझना, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण ये दो उपखंड है और ये दोनों के दोनों सेम तहसील है। इन दोनों का जो भाग नगर निगम का है वो तो आएगा जोधपुर शहर में और बाकी का जो भाग है वो आएगा जोधपुर ग्रामीण में। और जोधपुर दक्षिण वाला जो उपखंड है उसी उपखंड में एक अन्य तहसील आती है, कुड़ी बगतासनी। कुड़ी बगतासनी जो तहसील है वो भी जोधपुर दक्षिण के उपखंड में आती है। लूणी पर झरना है तो लूणी और जंवर लूणी उपखंड में है। बिलाड़ा में एक है, भोपालगढ़ में एक है, पीपाड़ सिटी में एक है। अब याद कर लो ओसिया में दो है, ओसिया और तिंवरी। ओसिया में जब जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिर को देखकर तिराड़ा आने लग जाते हैं। तिराड़ा तो समझते हो, तिराड़ा आने लग जाए ना। तो ओसिया और तिंवरी जो दो तहसील है ये ओसिया उपखंड के अंदर है। बावड़ी शेरगढ़ में एक है, बालेसर में तीन है। बालेसर में तीन है, बालेसर, सेंखला, चामू। बालेसर, सेंखला, चामू। यानी कि जोधपुर ग्रामीण में उपखंड 10 है, तहसीलें 15 है। तो ये जोधपुर ग्रामीण का पूरा रूपरेखा है। जिला दर्शन की जो किताब है उसमें मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन किस उपखंड में कौन सी तहसील है वो थोड़ा सा उसमें मेंशन नहीं है, तो वो इसके अंदर ये देखकर उस हिसाब से उसके अंदर मेंशन कर लेना। ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के साथ साथ आप इसको भी अपना मेंशन करते रहिएगा। ठीक है। अब अपनी बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण की जो स्थलीय सीमा है। देखिएगा, जोधपुर ग्रामीण जिले की जो स्थलीय सीमा है, अब अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण जो जिला है वो अपने राज्य का एक अंतर्वर्ती जिला है। यानी कि ना ही तो किसी राज्य को स्पर्श करता है ना ही किसी देश को स्पर्श करता है। इसकी सीमा केवल और केवल जिलों को स्पर्श करेगी। यानी कि स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा एक ही टाइप की है और वो टाइप है इसके पड़ोसी जिले। यानी कि केवल और केवल ये किसको स्पर्श करेगा? आसपास के जिलों को स्पर्श करेगा, क्योंकि ये एक अंतर्वर्ती जिला है। तो ना तो किसी राज्य को टच करता है ना ही किसी देश को टच करता है। अब ये किस किस जिले को स्पर्श करता है? तो एक तो अपने सबको पता है ये स्पर्श करेगा जोधपुर शहर को, क्योंकि वो इसके बीच में है, तो ये जोधपुर शहर को टच करेगा। और एक इसी से तो अलग होकर नया जिला बना फलोदी।
तो फलौदी की सीमा को भी ये टच करेगा। इसके अलावा ये जैसलमेर जिले की सीमा को स्पर्श करता है। फिर बालोतरा, नक्शे के हिसाब से लो, जैसलमेर बालोतरा, बालोतरा के ठीक नीचे पाली आ गया, पाली को स्पर्श करेगा। पाली से अगर आगे चले तो पाली के ठीक पास में ब्यावर जिला आ गया, ब्यावर को स्पर्श करेगा। और ब्यावर के बाद में आ गया नागौर। तो ये इसके पड़ोसी जिले हैं, इन जिलों की सीमा को ये स्पर्श करता है। राजस्थान का जो पहला नक्शा याद करवाया था वो दिमाग में रखो। जोधपुर शहर बीच में आ गया, फिर फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, ब्यावर और ऊपर आ गया नागौर। इन जिलों की सीमा को ये स्पर्श करता है, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। तो जोधपुर ग्रामीण की स्थलीय सीमा केवल एक ही टाइप की है और वो पड़ोसी जिलों के साथ में सीमा साझा करेगा, क्योंकि ये राज्य का एक अंतःवर्ती जिला है। तो ना तो किसी देश को टच करता है, ना ही किसी राज्य को टच करता है। ये जोधपुर ग्रामीण का एक सामान्य सा परिचय हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण के भूगोल की। देखिएगा, जोधपुर ग्रामीण जो जिला है इसकी अपने जियोग्राफी को शुरू करते हैं। जोधपुर ग्रामीण का जो भूगोल है, इसकी जो जियोग्राफी है, इससे पहले जो आपको सामान्य परिचय पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो बताओ कंवरपाल जी। जोधपुर शहर का टेस्ट कल होगा? कल नहीं होगा कंवरपाल जी, मंडे को होगा, क्योंकि कल तो वो एग्जाम है ना। तो अगर आप में से किसी का अगर एग्जाम है तो एक बार तो कल एग्जाम दे लो ढंग से। अपने इसका टेस्ट मंडे को ले लेंगे, मंडे को होगा टेस्ट, कल नहीं होगा। मंडे को टेस्ट होगा जोधपुर शहर का। अच्छा, जो मंडे को भाई एक तो अपने रामलला का वो स्थापना दिवस भी है, स्थापित भी है रामलला अयोध्या के अंदर प्रोग्राम है। तो उसके लिए सोमवार को अवकाश रहेगा, टेस्ट अपना मंगलवार को रहेगा भाई, सॉरी। टेस्ट मंगलवार को है, सोमवार को अपने दीपावली मनानी है, रामलला का राज्याभिषेक होगा। बहुत वर्षों बाद, वनवास के बाद वो वापिस अपने अयोध्या अपने नगरी में लौट रहे हैं। तो सोमवार को तो अपनी दीपावली का अवकाश रहेगा, मंगलवार को अपना टेस्ट रहेगा। तो सभी को भाई एडवांस में हैप्पी दीपावली। कल संडे है तो कल क्लास वैसे नहीं होगी, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मंगलवार को टेस्ट होगा अपना। चलो आगे देखो, जोधपुर ग्रामीण जिले की अगर अपने जियोग्राफी की बात करें, नमस्कार भाई सभी को। इसी प्रकार से आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप जुड़ सकते हैं। संकल्प कोचिंग गंगानगर के ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बहुत सारे विद्यार्थी उसके अंदर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बनाना चाहते हो और नए राजस्थान जीके को एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच में अभी आप जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उस बैच के अंदर जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस करंट जीके पूरा जो है वो डिटेल के अंदर आपको पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। तो ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी जाइए संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर और नाम मात्र के शुल्क में आप वहां पर मेरे साथ राजस्थान जीके के जिला दर्शन के बैच में आप जुड़ सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
हाँ, आपको भी हैप्पी दीपावली जी। अब देखो जियोग्राफी की शुरुआत करते हैं। जियोग्राफी के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ते हैं जोधपुर ग्रामीण की जो जलवायु है। जलवायु के अंदर अपने को 3 वर्गीकरण को एक साथ लेकर चलना है, जैसे कि अपने प्रत्येक जिले में करते आए हैं। एक तो है भारतीय मौसम विभाग का वर्गीकरण, भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार। एक अपने को जानना है डॉक्टर कोपेन के अनुसार जलवायु कैसी है। एक अपने को यहाँ पर देखनी है थोरनवेट के अनुसार यहाँ की जलवायु कैसी है। और एक अपने को यहाँ पर देखनी है ट्री वार्ता के अनुसार यहाँ की जलवायु कैसी है। ये 4 वर्गीकरण अपने को जलवायु में कवर करने होते हैं। तो सबसे पहले तो इस चारों में ना इनका वर्गीकरण के आधार का जरूर याद रखना। जैसे भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण का जो आधार है ना, रट्टा लगा लेना, वर्षा, तापमान, और अगर 3 ऑप्शन में आ जाए तो तीसरा याद रखना वनस्पति। इसको आधार मानकर भारतीय मौसम विभाग ने अपने राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु बताई थी। यानी कि सामान्यतः अपने राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। अगर आप इसी चीज को, अगर वैसे मैंने अपने YouTube के ऊपर ये पूरा पढ़ा भी रखा है, अगर आप वहां पर वर्गीकरण को देखना चाहते हो तो आप वहां पर देख भी सकते हो। डॉक्टर कोपेन के वर्गीकरण का जो आधार है वो याद रखिएगा वनस्पति है, वनस्पति है। और वनस्पति के आधार पर इसने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। कि कोपेन के अनुसार अपने राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थोरनवेट के वर्गीकरण का जो आधार है वो भारतीय मौसम विभाग वाला सेम ही है, याद रखना। इसने भी वर्षा, तापमान और वनस्पति, इन तीनों को इसने आधार माना था। भारतीय मौसम विभाग वाला सेम ही है, लेकिन इसने भी अपने राजस्थान में 4 ही जलवायु मानी थी। अब यहां पर जैसे मान लो एक प्रश्न आ जाए कि भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण से मिलता जुलता वर्गीकरण किसका है, तो याद रखना थोरनवेट का है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। और अगर ट्री वार्ता की बात करें तो ट्री वार्ता के वर्गीकरण का आधार याद रखो तापांतरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ये मेन था। इसके अलावा इसने आधार बनाया था वर्षा व तापमान, वर्षा व तापमान को। और इसने भी राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु बताई थी। ये इन चारों के वर्गीकरण के आधार है। तो ज्यादा नहीं तो आधार किनके क्या है उस चीज को ढंग से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन्होंने इनको आधार मानकर जोधपुर ग्रामीण की जलवायु कैसी बताई वो अपने को कवर करनी है कि जोधपुर ग्रामीण में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारतीय मौसम विभाग ये कहता है कि जोधपुर ग्रामीण जो है ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कि जोधपुर ग्रामीण की जो जलवायु है वो कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु है। किस आधार पर? वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर। कोपेन वनस्पति के आधार पर यह कहता है कि जोधपुर ग्रामीण की जो जलवायु है वो BSHW है। और थोरनवेट ये कहता है कि जोधपुर ग्रामीण की जलवायु DAW है। कैसी है? DAW है। और ट्री वार्ता के अनुसार जोधपुर ग्रामीण की जलवायु BSH है ना। अगर आपने इन चारों को डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ा, अभी कोई नए अगर इसमें एडमिशन है, तो मैंने इसी कोर्स के अंदर एक जलवायु वर्गीकरण का एक अलग से वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, वो एक बार जाकर आप जरूर देखिएगा। इन चारों के वर्गीकरण को ढंग से याद करने के लिए जब वो आप समझोगे तभी आपको ये जो 3-4 कूट जो लिखे हैं वो आपको समझ में आएंगे। प्रत्येक जिले में अलग अलग रट्टा लगाने से अच्छा है आप इस इकट्ठे वर्गीकरण को ढंग से समझकर याद कर लो, तो ये चीज फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर वर्गीकरण का जो आधार है वो ढंग से जरूर याद रखना। सीधा सा प्रश्न आता है, अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना। अगर कोई ऑफलाइन स्टूडेंट है तो जलवायु टॉपिक जब अपने शुरू करते हैं तो वो एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। प्रश्न की लैंग्वेज ये थी कि यदि राजस्थान की जलवायु में वर्षा और तापमान को आधार बनाया जाए तो राज्य की जलवायु को अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैसे ऑप्शन पूरे तो नहीं याद लेकिन लगभग थे 4, 5, 6 या 7।
प्रश्न ये था कि अगर राज्य की जलवायु में वर्षा और तापमान को आधार बनाया जाए तो अधिकतम राज्य की जलवायु को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब देखो, इसने इसका उत्तर था 5। क्यों था? क्योंकि उसने क्या किया, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अपने राज्य में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है पूछने का मतलब ये था, लेकिन उसने एक प्रश्न की लैंग्वेज को घुमा दिया। उसने एक प्रैक्टिकली प्रश्न बना दिया कि अगर आप वर्षा और तापमान को आधार बनाते हो तो आप राज्य की जलवायु को अधिकतम कितने भागों में बांट सकते हो। तो ये काम तो पहले ही हमसे कर दिया था भारतीय मौसम विभाग ने, और इसको आधार मानकर कितनी जलवायु बता दी थी, 5 बता दी। अगर इनको आधार मानकर अगर जलवायु 5 से ज्यादा या कम होती तो ये काम वो पहले ही कर देता, है ना। तो जिला दर्शन का कोर्स 399 का है, कूपन कोड वहां पर आप यूज कर लेना संकल्प 50, उससे आपको 15% का डिस्काउंट और मिल जाएगा अमरपाल जी। हाँ, आपका कमेंट देखकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ है कि आप भी आपस में साथियों को जोड़ रहे हो, तो और साथियों को भी जोड़ने का साथ में प्रयास किया करो। धन्यवाद आपका। अब देखो 399 है तो उनको मोटिवेट किया करो कि 400 रुपये के अंदर आपको पूरा राजस्थान जीके करवाया जाएगा। बेस जिला दर्शन का है लेकिन कंप्लीट राजस्थान जीके होगा, और मैं कोई फेंक नहीं रहा, आपके सामने है, अपने पूरा इसमें डिटेल में भी पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण की जलवायु है। इसके बाद अपनी बात करते हैं कि जोधपुर ग्रामीण जो जिला है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, अगर अपने मिट्टी की बात करें तो हमें ये पता है कि जोधपुर ग्रामीण जो जिला है ये मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला जिला है। तो मरुस्थल का अगर जिला होगा तो स्वाभाविक सी बात है रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाएगी। अब मैं एक बार आपको ना मिट्टियों को थोड़ा सा याद करवा देता हूं, अब पूरा ध्यान रखना, ताकि मिट्टियों को, अब मैंने पहले भी बोला था लेकिन वो वीडियो बनानी मैं यहीं पर आपको याद करवा देता हूं। अब देखो, राजस्थान में ना सामान्यतः 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितनी? 10 प्रकार की मिट्टियां सामान्यतः अपने राजस्थान में पाई जाती है। अब देखो, पहले तो ये याद करो कि 10 प्रकार की मिट्टियों के नाम क्या क्या है, कौन कौन सी है। तो उनको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप 2 भागों में बांट लो। कैसे? इन 10 में से कुछ नाम ऐसे होंगे जो रंगों के नाम पर होंगे, यानी कि रंगों के आधार पर जो मिट्टियों के नाम है वो एक साथ याद कर लेते, और कुछ नाम होंगे जो बिना रंगों के नाम पर होंगे, उनको अपने कर लेते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर टोटल 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब देखो, रंगों के नाम वाली जो मिट्टियों के नाम है वो कौन कौन से हैं। एक तो है भूरी मिट्टी, और एक है भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक, यानी कि भूरे रंग में 2 है, एक भूरी और एक भूरी रेतीली। उसके बाद 3 नाम जो आएंगे वो लाल रंग में आएंगे, जैसे लाल काली, लाल लोमी और लाल पीली। ये लाल पीली वाला आजकल पेपर में खूब आता है। और एक रंग आ जाएगा काली मिट्टी, कोटा संभाग वाली। तो रंगों के नाम वाली मिट्टियां कितनी हो गई? 6 हो गई। भूरे रंग में 2 है, भूरी और भूरी रेतीली। लाल में 3 है, लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली, और एक हो गई काली मिट्टी। ये रंगों के नाम वाली होगी 4, 6 हो गई। बिना रंगों के नाम वाली एक तो हो गई रेतीली मिट्टी, ठीक, मरुस्थल में पाई जाती है। एक हो गई जलोढ़ मिट्टी, एक हो गई लवणीय मिट्टी, और एक हो गई पर्वतीय मिट्टी। टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी कि जिन मिट्टियों के नाम रंगों के नाम पर है वो तो 6 है, और जिनके नाम रंगों के नाम पर नहीं है वो 4 है। तो टोटल नाम कितने हो गए? 10। तो टोटल अपने राज्य में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। मिट्टियों के अगर नाम आपने याद कर लिए ना, तो जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि 70% जो कहानी है वो तो इनके नामों में ही है, मात्र 30% है जो आपको मिट्टियों में याद करना पड़ सकता है। नाम ढंग से याद कर लो।
रंगों के नाम वाले 6 नाम है। 2 भूरे रंग में, भूरी और भूरी रेतीली। 3 लाल में, लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली, और एक हो गई काली मिट्टी। बिना रंगों के नाम वाली हो गई 4। एक रेतीली हो गई, एक जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव क्षेत्र वाली हो गई, एक लवणीय मिट्टी वो लूणी नदी के आसपास वाली होगी, एक पर्वतीय मिट्टी होगी जो पर्वतों के आसपास में, अरावली पर्वत के आसपास में पाई जाती है, वो हो गई। तो ये अपने राज्य में टोटल 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो आप 10 के जल्दी से 1 मिनट में नाम थोड़े से आंख बंद करके बिना देखे 10 मिट्टियों के नाम दोहराने का प्रयास करो, फिर अपने आगे इनका क्षेत्र पढ़ते हैं। अब देखो कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है वो अपने को याद करना है, पूरा ध्यान देना। जैसे पहली मिट्टी है भूरी मिट्टी, ठीक है। ये मिट्टी कहां मिलती है, अपने उन जिलों को याद करते हैं, बड़ा आसान है। अब देखो मिट्टियों के अंदर 2 बातें हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, गुरु मानकर, भाई बड़ा भाई मानकर, कुछ भी मानकर। मिट्टियों को जब भी याद करो, कभी भी मिट्टियों में जिलों के नामों को मत याद करने का प्रयास करना। कोशिश ये करना कि मिट्टी के क्षेत्र को याद किया जाए। क्षेत्र का मतलब है कि वो मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान में है, या पश्चिमी राजस्थान में है, या मान लो कोई बेसिन का नाम याद कर लो कि ये मिट्टी इस बेसिन में है, या मान लो जैसे मेवाड़ में है, शेखावाटी में, ऐसे याद करो। जिलों के नामों को कभी मत याद करना। जिलों के नामों को याद करोगे तो एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा पक्का गड़बड़ करवाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, कभी भी मिट्टियों में इस बात की गारंटी मत लेना कि ये मिट्टी गंगानगर में ही है, उसके पास वाले जिले हनुमानगढ़ व बीकानेर में नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ के बीच में कोई बड़ी दीवार तो है नहीं कि गंगानगर वाली मिट्टी हनुमानगढ़ वाली साइड में नहीं जाती, हनुमानगढ़ वाली मिट्टी गंगानगर वाली साइड में नहीं आती। जो मिट्टी गंगानगर में होगी उसका विस्तार हनुमानगढ़ में भी होगा, अनूपगढ़ में भी होगा, बीकानेर में भी होगा, आसपास वाले जिलों में होगा। वो अलग बात है कि उस मिट्टी का आधिपत्य गंगानगर में ज्यादा है, कुछ विस्तार है लेकिन है तो सही। तो इस मिट्टी के टॉपिक में कभी इस बात की गारंटी कभी नहीं ली जाती कि ये मिट्टी कोटा में ही है, बूंदी और बारां में ये मिट्टी नहीं है, इस बात की कभी गारंटी मत लेना। जो कोटा में होगी वो बारां में भी होगी, बूंदी में भी होगी, झालावाड़ में भी होगी, आसपास के जिलों में उस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और मिट्टियों में कभी जिलों को मत याद करना, हमेशा क्षेत्र को याद करने का प्रयास करना। अब जैसे अपने भूरी मिट्टी को याद करते हैं, केवल आप इतना याद कर लो कि वह भूरी मिट्टी वह बनास बेसिन में है, बस। भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, बनास बेसिन में। भूरी मिट्टी कहां पर है, बनास बेसिन में। ज्यादा नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर वाले जिलों में है। तो इन जिलों के अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी, भूरी मिट्टी मिलेगी। अब मान लो आपने अगर यहां पर केवल जिलों को ही नाम याद किए तो वो जिले लाल पीली मिट्टी में भी सेम आएंगे लगभग, और वो जिले आपको लाल काली मिट्टी में भी दिखने को मिलेंगे। तो जिले आते ही तो दिमाग में डाउट हो जाएगा कि इस जिले में तो ये मिट्टी है तो ये कैसे आ गई। इससे अच्छा केवल क्या याद करो कि भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, बनास बेसिन में। और बेसिन क्या फंडा होता है वो अपने पहले वीडियो में जब आपको घग्गर नदी करवाई थी मैंने गंगानगर जिले के अंदर, तो मैंने वहां पर बेसिन, मैदान और बहाव ये तीनों लॉजिक आपको बताए थे, है ना, याद होगा। तो भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, बस इतना सा याद कर लो, याद हो गया। उसके बाद आ जाओ, दूसरी मिट्टी का नाम है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी, बात को समझना, मिट्टी के नाम में ही सब कुछ छुपा है। मिट्टी का नाम है भूरी रेतीली, यानी कि अगर शब्द आ गया रेतीला तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि रेतीली मिट्टी तो कहां मिलेगी, मरुस्थल में ही मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मरुस्थल में जो रेतीली मिट्टी है वो बलुई टाइप की है, बलुई का मतलब है मोटे कण वाली है। लेकिन ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया भूरी रेतीली मिट्टी कहां पर है, यानी कि रेतीली है ये कन्फर्म है मरुस्थल में है। लेकिन मरुस्थल में कहां है, तो याद कर लो, मरुस्थल का वह भाग जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, अरावली के
समानांतरण जो मरुस्थल फैला हुआ है ना, उस मरुस्थल में आपको भूरी रेतीली मिट्टी मिलेगी। यानी कि अरावली के पास पास वाले जो मरुस्थल के जिले हैं ना, जैसे जालोर हो गया, सांचौर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, पाली हो गया, ऊपर नागौर, डीडवाना, कुचामन का दक्षिणी भाग हो गया, ऊपर सीकर वाला भाग हो गया, अरावली के समानांतरण वाले जो मरुस्थल के जिले हैं, उन जिलों में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। समझो, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, इसमें मान लो ये अरावली है, ठीक है, तो भूरी रेतीली मिट्टी कहां पर है? जो अरावली के पास पास में जो मरुस्थल फैला हुआ है ना, यहां पर भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार है, और बाकी का जो भाग है यहां पर मोटे कण वाली रेतीली मिट्टी है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी बोलते हैं, ठीक। और अरावली के पास वाला जो मरुस्थल है यहां पर भूरी रेतीली मिट्टी है। समझ में आया नहीं आया? तो रेतीला शब्द आ गया तो ये याद हो गया कि मरुस्थल में है, लेकिन भूरी रेतीली मरुस्थल में कहां है? तो मरुस्थल जो अरावली के समानांतरण फैला हुआ है। और सीधा आ जाए भूरी मिट्टी, तो भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, याद हो गया। उसके बाद आ जाओ, मिट्टी का नाम है लाल काली मिट्टी। अब ये कहां पर है? इसका क्षेत्र अपने को याद करना है कि लाल काली मिट्टी कहां पाई जाती है। अब देखो लॉजिक समझना, लाल जो मिट्टी होगी ना, ये मिट्टी अपने को मिलेगी दक्षिणी अरावली के अंदर। लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली का मतलब है जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग है, अरावली का जो दक्षिणी भाग है, जहां से अरावली अपने राज्य में प्रवेश करती है ना, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाली साइड में, तो वो दक्षिणी अरावली है। अजमेर में मध्य अरावली है, और ऊपर शेखावाटी में उत्तरी अरावली होगी। तो दक्षिणी अरावली में लाल मिट्टी है। और काली जो मिट्टी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? काली मिट्टी स्वाभाविक सी बात है ये पठारों में मिलेगी। जैसे अपना हाड़ौती का पठार है ना, वहां पर अपने पढ़ते हैं काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। अब समझना, अगर ये केवल ये कहता कि बताओ लाल मिट्टी कहां पर है, तो हम कह दे दक्षिणी अरावली वाले जिले बोल देते। अगर ये कहता काली मिट्टी कहां है, तो हम पठारों को बोल देते, हाड़ौती के पठार में। लेकिन इसने मिट्टी क्या लिख दी? लाल काली, यानी कि दोनों मिली जुली। इसका मतलब ये दोनों धरातलों को मिलाना है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर दक्षिणी अरावली का भी विस्तार हो और जहां पर पठारों का भी विस्तार हो? तो स्वाभाविक सी बात है भाई, ऐसा तो हमारा दक्षिणी राजस्थान ही है ना। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वगैरह, वहां पर देखो दक्षिणी अरावली भी है और वहां पर पठार भी तो है। उदयपुर में जैसे गोगुंदा का पठार है, चित्तौड़गढ़ में ऊपरमाल का पठार है, तो वहां पर पठार भी है और दक्षिणी अरावली भी है। इसका मतलब यहां पर लाल काली मिट्टी मिल जाएगी। समझ गए? जैसे मान लो इसमें अपने जिलों के नाम याद करें, तो जैसे उदयपुर हो गया, है ना, एंड डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया। जिलों को मत याद करो, लॉजिक पकड़ो। उसके बाद में मिट्टी का नाम आता है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी, बस याद कर लो, जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है। जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है। लाल काली कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में। तो लाल लोमी भी कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में। जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है, यानी कि दोनों कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। उसके बाद में एक लाल रंग में आ गई लाल पीली मिट्टी। अब देखो, याद क्या करो, एक तो याद करो कि ये मिट्टी बनास बेसिन में है। अब देखो, बनास बेसिन में प्रधानता भूरी मिट्टी की है। जहां जहां पर लाल काली वहां वहां पर लाल लोमी, जहां जहां पर भूरी वहां वहां पर लाल पीली, यानी कि दोनों बनास बेसिन में। तो बनास बेसिन में ये कहां मिलेगी? तो जो बनास बेसिन का जो पूर्वी भाग है ना, बनास नदी का जो पूर्वी भाग है,
जैसे मान लो सवाई माधोपुर आ गया, गंगापुर सिटी, टोंक आ गया, अजमेर आ गया, बनास नदी के पूर्वी साइड वाले जो बनास के पास पास वाला जो एरिया है, उस एरिया में अपने को क्या मिलती है, लाल पीली मिट्टी मिलती है। याद ये कर सकते हो कि जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है, जहां जहां पर भूरी है वहां वहां पर लाल पीली है। भूरी कहाँ, बनास बेसिन में, लाल पीली कहाँ, बनास बेसिन में। लेकिन लाल पीली बनास बेसिन के पूर्वी भाग में है, पीली पूर्वी भाग में है बनास बेसिन के। और भूरी रेतीली हमने पढ़ लिया, मरुस्थल जो अरावली के समानांतर है वहां पाई जाती है। ठीक, उसके बाद मिट्टी का नाम आ गया काली मिट्टी। तो काली मिट्टी सब जानते हैं कोटा संभाग में है। अभी आपको बताया काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, पठारों में। और राज्य का सबसे मेन पठार कौन सा है, हाड़ौती का पठार, यानी कि कोटा संभाग। तो वहां उस हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ये रंगों के नाम वाली 6 मिट्टियां हो गई। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, नाम याद हुए या नहीं हुए, है ना। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है अगर थोड़ा सा सिस्टम में लेकर इनको याद किया जाए तो। ठीक है, अब प्रकृति वाली जो 4 मिट्टियां है ना, उनको अपने कल याद करेंगे। और कल मैं आपको फिर इसमें वैज्ञानिकी जो वर्गीकरण है वो भी इसी में याद करवा दूंगा। फिर अपने जोधपुर ग्रामीण में मिट्टियों को पढ़ेंगे। तो ये मिट्टियों का जो मैंने पहले आपसे वादा किया था वो मैं अभी बीच में आ गया तो अच्छा है, साथ साथ में आपको मिट्टियों का टॉपिक भी कवर हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी इतना एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें अपने क्लास लेंगे आगे। हाँ भाई, एक आपको बता दूं, संडे को उपवास है, मंडे को भी शायद तक अवकाश रहेगा, क्योंकि रामलला का वो राज्याभिषेक आपको बता दिया था, इसलिए सोमवार को भी अवकाश रहेगा। अगर सोमवार को अवकाश नहीं रहा, अगर स्टूडियो ओपन हुआ, तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको ना सोमवार को सुबह मैसेज डाल दूंगा कि आज क्लास होगी। हाँ, मिट्टियों का टॉपिक कंप्लीट ही करवा रहा हूँ पूनम जी, मिट्टियाँ सारी मैं याद ही करवा दूंगा। ठीक है, तो वो थोड़ा याद रखना, अगर टेलीग्राम पर मैसेज ना आए ना तो समझ लेना मंडे को भी अवकाश है। नहीं पूनम जी, अभी तो आगे क्या ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया आगे, इसलिए क्लास बीच में रोकनी पड़ेगी। बाकी ये टॉपिक आपको मैं पूरा करवा दूंगा। बाकी मंगलवार को आपको जोधपुर शहर का टेस्ट रहेगा, टेस्ट देना मत भूलिएगा। टेस्ट जोधपुर शहर कंप्लीट जिले का टेस्ट रहेगा, तो उसकी भी तैयारी रखिएगा। बाकी सभी को फिर से हैप्पी दीपावली। सोमवार के दिन रात्रि को अपने घर के अंदर दीपक जरूर जलाइएगा। अगर आप घर पर हो, कहीं पीजी वगैरह बाहर नहीं आए हुए, तो घर के अंदर दीपक जरूर रखिएगा। दीपावली की तरह दीपोत्सव मनाइएगा, क्योंकि अपने रामलला का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो वो भी ज़रूरी है। एक पॉजिटिविटी जो है उससे एक अंदर आएगी, तो उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कंवरपाल जी, कैसे भी बना लो, या तो अलग से मिट्टियां लिख लो या उसी के अंदर बना लो, अलग से लिख लो, बढ़िया रहेगा, मिक्स नहीं होगा। हाँ, इनाम संध्या जी, बिल्कुल इनाम मेरे अभी आपने मैसेज किया, याद आ गया, मैं अभी बोलकर आपके पास जो फर्स्ट रैंक आई थी उसके पास कॉल आ जाएगी और आपका एड्रेस वगैरह ले लेंगे, और आपके पास जो पुस्तक है वो पुरस्कार के तरफ संस्था की तरफ से भेज दी जाएगी। अभी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई सभी को। इसी प्रकार से आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप जुड़ सकते हैं। संकल्प कोचिंग गंगानगर के ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है, जिसमें आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बहुत सारे विद्यार्थी उसके अंदर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बनाना चाहते हो और नए राजस्थान जीके को एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच में अभी आप जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उस बैच के अंदर जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस करंट जीके पूरा जो है वो डिटेल के अंदर आपको पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। तो ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी जाइए संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर, और नाम मात्र के शुल्क में आप वहां पर मेरे साथ राजस्थान जीके के जिला दर्शन के बैच में आप जुड़ सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।